जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अभी तक आप लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अब हम लोग 12th क्लास में एक नई फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कई बार इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग बोलते हैं। फिर इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, फ्लक्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे कि कब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कहेंगे, कब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कब रिपल करेंगी, उनके बीच का रीजन क्या है कि क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर रिपल कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने घरों में भी कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर कंघा लें, उसको बालों से रगड़ें और फिर उस कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो आप पाएंगे कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे इस वीडियो के अंत तक कि आखिरकार क्यों कंघा उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स कोई साइंटिस्ट थे। उन्होंने किया क्या, एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि एम्बर का बना हुआ था। अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सिलिकॉन का बना हुआ है, कोई जर्मेनियम का बना हुआ है। तो उसी तरह उन्होंने किया क्या, एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि एम्बर का बना हुआ है। अब करते क्या हैं, वो उस एम्बर को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एम्बर है। अब वो इस एम्बर को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो ये पाते हैं कि ये एम्बर उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो उस एम्बर को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और फिर उस एम्बर को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो ये पाते हैं कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस एम्बर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनके माइंड पे ये बात गई कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ नए फोर्स के कारण ये एम्बर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये एम्बर उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता तो इस एम्बर को रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम लोग इस एम्बर को रगड़ते हैं तभी इस एम्बर में कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने पाया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो करते क्या है कि इस बार अब दो एम्बर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एम्बर हैं, ये एक एम्बर और दूसरा एम्बर ये है। अब वो करते क्या हैं, दोनों एम्बर को अलग अलग ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और फिर जब उन एम्बर को वो एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो ये पाते हैं कि ये दोनों एम्बर एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से उनके माइंड पे ये बात गई कि चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। फिर से कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो बाद में जब स्टडी वगैरह की गई तो ये पाया गया कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो भी चार्ज हो गया है और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वो भी चार्ज हो गया है। अब अगर दोनों चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास लाएंगे तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं कि कब अट्रैक्ट करेंगी, कब रिपल करेंगी। तो हुआ क्या कि जब हमने एम्बर को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के एम्बर में चले गए हैं। तो इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज और एम्बर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसमें आ गया निगेटिव चार्ज। तो ऐसे हमने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब चार्ज होगा।
ये जो चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका SI यूनिट होता है कूलम। इसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। अगर बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में 6 कूलम चार्ज है तो 6 लिख के ये कैपिटल C लिख दिया करते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 कांच की छड़ है, हम उन दोनों कांच की छड़ को किसी दीवार से लटका देते हैं। ये दीवार थी हमारे पास, इस पे हमने धागा लगाया और नीचे ग्लास की रॉड लगा दिया। अब करते क्या हैं कि इस ग्लास की रॉड को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो इस ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊनी कपड़े में चले जा रहे हैं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं हम लोग बोल देते हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने इस ग्लास को भी ऊनी कपड़े से रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊनी कपड़े में चले गए तो इसमें भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये पाएंगे कि अगर इन दोनों को पास लाने की कोशिश करें तो ये ग्लास की रॉड एक दूसरे को रिपल करेंगी। ये वाली ग्लास की रॉड इसको उस डायरेक्शन में भेजेगी और साथ ही साथ ये वाली ग्लास की रॉड इसको इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इस बार हमारे पास प्लास्टिक की रॉड हैं 2 ठो, इनको भी हम किसी दीवार से लटका देते हैं। ये दीवार थी हमारे पास, इसको धागे से हमने लटका दिया है, इसको भी हमने धागे से लटका दिया है। अब हम लोग इस बार इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। इस बार पहले हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा था, अब इन दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के इन ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो जैसे जब इसको रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो इसमें आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसको भी हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, हमने इसको नाम दे दिया कि इसमें भी कौन सा चार्ज आ गया है? निगेटिव। अब अगर इन दोनों को पास लाने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। ये वाली रॉड इसको इस डायरेक्शन में रिपल कर रही है, साथ ही साथ ये वाली रॉड इसको इस डायरेक्शन में रिपल कर रही है। फिर हम लोग तीसरा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें, इस बार हम लोग के पास एक ग्लास की रॉड है और दूसरी प्लास्टिक की रॉड है। इसको भी हमने दीवार से लटका दिया है, इसको किसी दूसरे दीवार से लटका दिया है। अब जब हम लोग इसको इस ग्लास की रॉड को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊनी कपड़े में चले जाएंगे तो इसमें आ गया, हमने नाम दे दिया, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लास्टिक की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। अब हम ये पाएंगे कि अगर इन दोनों को थोड़ा सा पास लाएं तो ये अपने आप एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी। ये वाली रॉड उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ ये वाली रॉड इस रॉड की ओर भागने की कोशिश कर रही। तो हमने ये पाया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट में सेम चार्ज है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, या फिर दोनों में माइनस हो, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। लेकिन अगर 2 ऑब्जेक्ट हों, एक में पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे में निगेटिव चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल रहती है, इस पे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट में आ गया पॉजिटिव चार्ज, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसमें आ जाता है निगेटिव चार्ज। अब दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं। अब अगर इनको लटका दें और थोड़ा सा पास लाएं तो ये पाएंगे कि ये अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इन पे लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स। और अगर दोनों पे प्लस प्लस हैं, इससे भी हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इससे भी हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगी। या फिर इस पे भी इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, तो दोनों में आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी फिर से, तो ये हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करने वाले हैं।
अभी हमने ये देख लिया कि ग्लॉस रॉड में कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और प्लास्टिक की रॉड में निगेटिव चार्ज आ जाता है। दो प्लस प्लस ऑब्जेक्ट या फिर दोनों निगेटिव चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपल करेंगी, और अगर एक में प्लस है दूसरे में माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एटम का अरेंजमेंट कैसा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वो बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो अब हम लोग एटम के अंदर देखने वाले हैं कि एटम के अंदर कैसा अरेंजमेंट है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। हमने किया क्या, इसका छोटा से छोटा पार्ट लिया हमने, और वही कहलाता है एटम। जो हमने उसको इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से देखा है ना, किसी सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखें तो हम ये पाएंगे कि उस एटम का जो अच्छा खासा मास है वो बीच में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हैं जो काले काले बने हुए हैं, और ये यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अबाउट। तो हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पे तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनों पे होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉनों पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अभी हम लोग बात करेंगे। और न्यूट्रॉनों पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉनों पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और इन इलेक्ट्रॉनों पे निगेटिव चार्ज हुआ। अब हमने अभी देख के आया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में प्लस हो और दूसरे ऑब्जेक्ट में माइनस का चार्ज हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। प्रोटॉन है न्यूक्लियस में बहुत सारे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये पाएंगे कि अगर इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के हम लोग दूसरी ऑर्बिट में जाएं जो कि इस न्यूक्लियस से दूरी पे है, तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो इनके कारण फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई, इस बार डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। अब इस ऑर्बिट से आप दूर जाएं, इस ऑर्बिट पे देखें तो आप ये पाएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पे इसके कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा वो और कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा दूर हम लोग जाते जाएंगे, ये ऑर्बिट से हम लोग ये ऑर्बिट्स पे गए, फिर ये ऑर्बिट्स पे जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट्स पे जाएंगे, तो जितनी ज़्यादा हम लोग दूर जाते जाएंगे तो उन ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉनों पे इस न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन हैं उनके कारण लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम होते जाता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है। यही कारण है कि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के हाई स्टेट में आ जाते हैं। इसको हमने एनर्जी दी तो यहाँ ये कहाँ से आ जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर फिर से एनर्जी दी जाए तो फिर यहाँ कहीं ऑर्बिट रही होगी, यहाँ पे आ जाएगा ये जंप करके। फिर कहीं ऑर्बिट अगर एनर्जी दी जाए तो फिर से ये बाहर चला जाएगा और धीरे धीरे इस न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट में कहीं भी मूव कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लें हम लोग। इसका हमने छोटा से छोटा पार्ट काटा, उसको हमने नाम दिया एटम। अब एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा है, पूरा का पूरा जो मास है वो बीच पे है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होती हैं ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। पास के ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉनों पे इन प्रोटॉनों के कारण अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगता है, लेकिन दूर के ऑर्बिट्स में प्रोटॉनों के कारण लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाता है। अब अगर बाहर के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो हाई स्टेट में चले जाते हैं। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, फिर से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो फिर से हाई स्टेट में चला जाएगा, फिर से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और कुछ देर बाद वो इस एटम से फ्री हो जाता है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो यही हुआ, जब हम जैसे हमने इसको इस ऑब्जेक्ट से रगड़ा,
तो जब हम इन दोनों को रगड़ते हैं तो इसमें भी बहुत सारे एटम हैं, यहाँ पे इसमें भी बहुत सारे एटम हैं। तो जब हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो इसमें आ गया पॉजिटिव और इसमें आ गया निगेटिव। थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इस एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं उनका सिंबल क्या है, उस पर कितना चार्ज है और उनका मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं और उस पर चार्ज होता है -1.6021 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। उसका मास होता है 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन को हम लोग P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और उस पर चार्ज होता है प्लस का 1.6021 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम और उसका मास होता है 1.6752 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूटन का सिंबल होता है N0, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका मास होता है 1.67482 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है। दोनों पे फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉनों पे होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ये जो लिखा गया है 1.6021 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, इसको हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में ई बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज तो इसकी जगह हम लोग -e यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज बताएंगे, ई बता रहा है इस नंबर को और प्लस का चार्ज होता है तो प्लस का ई। अगर ई मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ई बताता है इस नंबर को 1.6021 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम लोग थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं तो किसका मास ज़्यादा होगा, किसका मास कम होगा, किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किस ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट था और ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। हमने इन दोनों को रब किया है, पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम लोग रब कर रहे हैं। रब करने से होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही हीट एनर्जी में। हाथ गर्म हो जाता है आपका अगर आप रगड़े तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। आपकी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो यहाँ पे है ना, इस ऑब्जेक्ट के हो गए और इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे हाई स्टेट में आने लगते हैं। अब हाई स्टेट में आने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट निकल के इस ऑब्जेक्ट में चले गए हैं तो इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस ऑब्जेक्ट में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए तो इसका मास डिक्रीज हो गया है और यहाँ से इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन तो इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें चार्ज कौन सा आता है, उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएं उसमें चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब अगर दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं तो किसमें प्लस का चार्ज आएगा, किसमें माइनस का चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है कि वो दोनों किस मटेरियल के बने हुए हैं, उनका वर्क फंक्शन कितना है। तो थोड़ा सा हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना इसको एनर्जी देनी पड़े वही कहला जाता है वर्क फंक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन क्या कहलाता है, उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको हम लोग कितनी एनर्जी दें कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
वही एनर्जी कहला जाता है वर्क फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट ये था, दूसरा ऑब्जेक्ट ये था। अब हमने इन दोनों को रब किया, इसको हम पास बना देते हैं। हमने इन दोनों को रब किया, इसका मान लीजिए वर्क फंक्शन कितना है 5 जूल और इसका वर्क फंक्शन है 8 जूल। तो हुआ क्या, जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो धीरे धीरे हीट एनर्जी बढ़ेगी। पहले 0 जूल थी, फिर 1 जूल होगी, 2 जूल होगी, 3 जूल होगी, 4 जूल होगी, 5 जूल होगी। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5 जूल देना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 8 जूल देना पड़ेगा। तो पहले धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी 5 जूल की एनर्जी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जैसे इस वाले में इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो इसमें हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन लो होगा उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पे रगड़ रहे हैं तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के किस ऑब्जेक्ट में जाएंगे वो डिपेंड करता है उनके वर्क फंक्शन पे। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जैसे यहाँ पे है वर्क फंक्शन 5 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मास डिक्रीज कर गया और इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मास इंक्रीज कर गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स से रिपल कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।